हाय फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल साक्षी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में जो उसका कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके कार्य क्या क्या होते हैं, इसके कार्यों के बारे में वर्णन करने वाले हैं हम लोग। और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वनडे एग्जाम में, जैसे ले लें या ऑल गवर्नमेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका से जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो देखेंगे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होता है, क्या देखने वाले हैं हम लोग, कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका। तो देखिए विधायिका क्या होता है। विधायिका का कार्य होता है किसी भी विधेयक को बनाने का कार्य किसको होता है, किसी भी विधेयक को बनाने का कार्य किसको होता है, या किसी भी बिल को पारित करने का कार्य किसको होता है, विधायिका को होता है। यदि विधायिका का मतलब होता है विधि, विधि मतलब क्या होता है, कार्य मतलब कार्य एक तरीके से होता है, विधि मतलब कानून, कानून बनाने का कार्य किसको होता है, तो विधायिका को होता है। किसी भी बिल को पारित करने का कार्य किसका होता है, विधायिका का होता है। यदि इसको लागू करना है तो किसका कार्य होता है, लागू करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल ले ले, जैसे धारा 370 हटाया गया, ब्राह्मणों को 10% का आरक्षण दिया गया। तो देखिए ये 10% आरक्षण दिया गया तो ये लोकसभा और राज्यसभा में तो पेश किया ही जाता है। ठीक है, तो विधायिका का मतलब, विधायिका के दो अंश होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा भी आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो इसका मतलब होता है किसी भी विधि, किसी भी कानून को यदि पारित कर देगा तो फिर इसके बाद एक कार्यपालिका के पास जाता है, कार्यपालिका इसको लागू करने का काम करता है। यदि ये लगता है कि जनता के हित में नहीं है, ये 10% का आरक्षण जो ब्राह्मणों को दिया गया है, जो 370 धारा हटाया गया है, लगता है कि संविधान का उल्लंघन है, तो हम लोग किसके पास जाते हैं, न्यायपालिका को। न्यायपालिका क्या करती है, हमारे भारतीय नागरिकों या भारतीय समाज को निष्पक्ष न्याय दिलाने का कार्य करता है। तो न्याय दिलाने का कार्य न्यायपालिका हो गया। और कार्यपालिका का मतलब होता है किसी भी कानून या किसी भी विधेयक या किसी भी बिल को पारित करने का काम होता है। तो हम लोग देखेंगे कि कार्यपालिका के कौन कौन से अंग होते हैं और विधायिका के कौन कौन से अंग होते हैं। तो देखिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। देखिए जो कार्यपालिका होता है आपका दो स्तर से होते हैं। कार्यपालिका कितने स्तर पे होते हैं, दो स्तर पे होते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका कितने स्तर पे होते हैं, दो स्तर पे होते हैं, एक राज्य स्तर पे और केंद्र, यानी संघ और राज्य और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो आपको दो स्तर पे बांटी गई है। ठीक है, केंद्रीय स्तर पे, तो देखिए केंद्र और राज्य, कार्यपालिका, केंद्र और राज्य। कार्यपालिका के दो अंग होते हैं, केंद्र और राज्य। तो देखिए केंद्र की कार्यपालिका के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। केंद्र की कार्यपालिका होता है वो केंद्र में कोई भी विधेयक लागू करेगी तो पूरी भारत के लिए। ठीक है, और राज्य का मतलब अपने राज्य में ही कोई विधानमंडल से कोई भी विधेयक को पारित करके या कोई भी बिल या कोई भी कानून बनाकर अपने राज्य में ही क्या करेगा, कार्य कर सकता है। ठीक है, या अपने शक्तियों का प्रयोग राज्य में ही करेगा। कार्यपालिका का मतलब होता है जो केंद्र में, जो केंद्र की शक्ति है वो क्या करेगा, जो केंद्र की कार्यपालिका होता है वो पूरी भारत के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, पूरी भारतीय समाज के लिए, वो कोई पार्टिकुलर एक स्टेट के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो जो केंद्र का कार्यपालिका का जो हेड होता है, तो देखिए इसके भी चार अंग है, राष्ट्रपति, इसके बाद इसका सदस्य होता है या इसका अंग कहें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो इसका चौथा अंग होता है, चौथा सदस्य जो होता है वो क्या होता है, मंत्रिपरिषद। क्या होता है, मंत्रिपरिषद। ठीक, तो देखिए जो कार्यपालिका के, केंद्र की कार्यपालिका का जो हेड होता है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उसका कार्यभार कौन संभालता है, हम लोग जानते हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक है, यदि उसके नहीं रहेगा तो उसका कार्य कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, आप ये लोग बात जानते हैं। तो देखिए, और प्रधानमंत्री की जो शक्ति है, बोला जाता है कि कार्यपालिका का जो वास्तविक हेड होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक हेड का मतलब होता है, लोग बोलते हैं ना कि जो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति कहा जाता है, जो भारत के संविधान में ऐसा उल्लेख किया गया है। आपको आगे राष्ट्रपति की शक्ति में डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति की एक ऐसी शक्ति होती है जिसको प्रयोग करके उसमें प्रधानमंत्री का भी कोई दबदबा काम नहीं करेगा, न तो उसमें महाभियोग लगाकर जो हमारी लोकसभा है वो राष्ट्रपति को हटा सकती है। एक ऐसा वो वीटो पावर होता है, उसके बारे में 3 शक्तियां दी गई है, डिस्कस करेंगे आगे उसके, ठीक है। जब इसका राष्ट्रपति की शक्तियों का पार्ट आएगा आपके लेकर वीडियो आएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की शक्ति, मंत्रिपरिषद की शक्ति, राज्य की शक्ति, केंद्र की शक्ति। तो केंद्र की शक्ति मतलब जो केंद्र स्तर पे काम करे, राज्य की शक्ति जो राज्य स्तर पे काम करे। तो समझ में आ गया। तो देखिए इसको वास्तविक हेड बोला जाता है। आपसे बोल दिया जाए, मैं एग्जांपल आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा। मंगल वंश का वास्तविक संस्थापक, यदि मंगल वंश का संस्थापक कहा जाए तो बाबर है। यदि बोला जाए कि मंगल वंश का वास्तविक संस्थापक तो अकबर को कहा जाता है। इसी तरीके से एग्जांपल के थ्रू हम लोग पेटेंट हिस्ट्री में ले ले तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है श्री गुप्त है। यदि वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम है। ऐसा जानते हैं। तो देखिए संस्थापक का मतलब होता है उस राज्य को या जिस स्तर पे है, ठीक है, उसमें क्या करेगा, शक्तियों का प्रयोग करेगा, शक्ति उसके हाथ में होगी। बट पूरी राज्य को कानून बनाना या पूरी राज्य स्तर पे समाज को निष्पक्ष न्याय दिलाने का कार्य किसका होता है, संस्थापक होता है। संस्थापक का मतलब किसी चीज का गठन करना, और वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है जो राजधानी है या जो राज्य है, जो केंद्र है, उस पे वास्तविक मतलब पूरी समाज को, एक कम्युनिटी, पूरी जो समूह है हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर, उनको एकीकृत करके लेकर चलता है, सबको एक साथ लेकर चलने का जो कार्य होता है, जो ऐसा कार्य करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक। जो पूरा क्या करे, जैसे हम लोग कहें बाबर आया, ठीक है, बाबर ने मुगल वंश की नींव रख दी। अब उस साम्राज्य को फैलाया कौन, अकबर। फैलाने के कार्य, विस्तार का कार्य कौन किया, अकबर। इसलिए उसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको वास्तविक संस्थापक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं मंत्रिपरिषद की तरफ। तो देखिए मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, इसके 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन से सदस्य होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो कोई एग्जाम में पूछ सकता है कि मंत्रिपरिषद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। कि देखिए कैबिनेट मंत्री, ठीक है, इसके बाद राज्य मंत्री, इसके बाद उप मंत्री का उल्लेख किया गया है। मंत्रिपरिषद के कितने अंग होते हैं, तो कैबिनेट, राज्य और उप, ठीक है, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग मंत्रिपरिषद पढ़ लिए। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य की कार्यपालिका। देखिए तो राज्य की कार्यपालिका का हेड कौन होता है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो राज्य का कार्यपालिका होता है उसका हेड कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। और दूसरी शक्ति किसको दी गई है, मुख्यमंत्री को। किसको, मुख्यमंत्री को। तीसरा इसका अंग कौन होता है, तीसरा अंग आपको होता है मंत्रिमंडल। मंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, ठीक है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है वो राज्य स्तर पे काम करती है। कोई भी विधेयक या कोई भी कानून बनाने का कार्य क्या करेगा, विधानमंडल करता है, ठीक है। तो इसके भी 3 सदस्य होते हैं, राज्यपाल। वास्तविक शक्ति किसको होती है, यहाँ पे मुख्यमंत्री को होती है। एकदम सेम जो केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे भी वही शक्तियां दी गई है, ठीक है। राज्यसभा और विधान परिषद में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ठीक है। लोकसभा और विधानमंडल एक ही है, राज्यसभा और विधान परिषद एक ही मैटर करता है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट को तो क्लियर कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जानिए कि जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है। जब अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को बता दें, क्योंकि इसको पहले बेसिक तो क्लियर करें आप लोग को। राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करता है। और प्रधानमंत्री को नियुक्ति या शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि कैबिनेट मंत्री को चुनने का कार्य किसका होता है, प्रधानमंत्री का, ठीक है। प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का मुख्य हेड बोला जाता है, ठीक है, वास्तविक संस्थापक। अब ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे। तो देखिए अभी ये मैंने पढ़ लिया, अब हम लोग ये पढ़ लिए टॉपिक्स। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में,
अब हम लोग विधायिका तो दिखाई देखिए विधायिका के भी दो स्तर पे अंग होते हैं, एक केंद्रीय स्तर पे और एक राज्य स्तर पे। दो दो स्तर पे इसके भी देखिए, केंद्र स्तर और राज्य स्तर पे भी विधायिका होती है। केंद्र और राज्य ऐसे कह सकते हैं, इस तरीके से ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए केंद्र और राज्य स्तर पे विधायिका होती है। तो केंद्र स्तर पे देखिए, केंद्र स्तर की जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, लोकसभा और कौन, राज्यसभा। केंद्रीय स्तर पे केंद्र के विधायिका के जो अंग है, केंद्र और राज्य दो अंग होते हैं, और केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत कौन कौन से अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इसी तरीके से इस पे भी दो सदस्य इसके भी होते हैं, राज्य के भी विधानमंडल और विधान परिषद। विधानमंडल और विधान परिषद। तो देखिए यहाँ पे क्या मतलब होता है, लोकसभा का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग सांसद, देखिए लोकसभा का सदस्य कौन होता है, सांसद होता है। सांसद को चुनकर कौन भेजता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता भेजती है, ठीक है। अपने अपने निर्वाचित क्षेत्र के लोगों को राज्य लोकसभा में कौन भेजती है, तो जनता उस राज्य क्षेत्र को उनको क्या करके चुनकर डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से भेजती है, ठीक है। तो किसके सदस्य हो जाते हैं, केंद्र की विधायिका के सदस्य होते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है, किसी भी कानून को बनाना, आप जानते हैं, अभी बताया कि विधायिका का कार्य होता है। और राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा इसलिए बनाया गया, कोई भी पहले कानून बनाया जाएगा तो कहां भेजा जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा की देखरेख में देखा जाएगा कि ये कानून सही है कि नहीं, इस पे विचार करने के लिए भेजा जाता है। जब ये पुनर्विचार यदि क्या करता है, 14 दिन के भीतर नहीं जाता है, तो कानून अपने से क्या होगा, लागू हो जाएगा, ठीक है। तो राज्यसभा के बाद कहां भेजा जाता है, कार्यपालिका में। किसके पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब अपना सिग्नेचर मार देगा, अपना हस्ताक्षर कर देता है, तो पूरी केंद्रीय लेवल पे क्या हो जाता है, वो कानून लागू हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए विधानमंडल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब राज्यसभा के जो चुनाव है, राज्यसभा की शक्तियों में उसका उल्लेख हम करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे विधानमंडल के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए विधानमंडल क्या होता है, राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य का अंग होता है विधानमंडल। विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो कौन होता है, विधायिका होता है। विधायिका का मतलब एमएलए होते हैं, ठीक है। ये अपने निर्वाचित क्षेत्र से चुनकर कहां भेजे जाते हैं, राज्य के विधानमंडल में भेजे जाते हैं। और ये जो कानून बनाएंगे, ये राज्य स्तर पे कानून बनाने का कार्य करते हैं, और ये राज्य में ही अपने कानून को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए मंत्रिमंडल द्वारा कौन सा बनाया जाता है, विधान परिषद का निर्माण किया जाता है, ठीक है। विधान परिषद किसके द्वारा बनाया जाता है, तो मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा ही विधान परिषद बनाया जाता है। तो विधान परिषद प्रेजेंट टाइम में पहले 7 राज्यों में था, अब जो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट किया गया है, तो अब 6 प्रदेशों में आपका क्या है, विधान परिषद है। तो विधान परिषद, वो राज्य चाहे तो अपने राज्य में विधान परिषद रख सकता है, नहीं भी रख सकता है, वो राज्य की शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, वो राज्य की शक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य अपने आप में स्वतंत्र है, चाहे तो विधान परिषद रख भी सकता है, नहीं रख सकता है। तो जैसे महाराष्ट्र हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और आपके बाद कर्नाटक हो गया, ठीक है, तमिलनाडु। और जो जम्मू कश्मीर आपका विधान परिषद का सदस्य है, तो आप किस में कन्वर्ट हो गया, केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक। अब ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब ये समझ में आ गया होगा, विधान परिषद और कार्यपालिका और विधानमंडल। तो देखिए जो विधानमंडल है, इसके सदस्य विधायक होते हैं, यानी एमएलए होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, राज्य और केंद्र दोनों हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब ये मैंने डिस्कस कर लिया। अब देखिए मैं डिस्कस करने वाला हूं न्यायपालिका। भारत की जो न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका बनाई गई है। हमारे संविधान में जो भारत की न्यायपालिका का उल्लेख किया गया, उसमें एकीकृत न्यायपालिका बनाया गया है, मतलब एक ही न्यायपालिका होगा, ठीक है। तो देखिए बस ये स्तर वाइज करके होता है। देखिए कैसे, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देखिए तो ये भी कितने स्तर पे होते हैं, केंद्रीय स्तर पे सुप्रीम कोर्ट,
हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो देखिए यदि हमें यहां न्याय नहीं मिलता है तो हम किसके पास जाएंगे? राज्य का भी एक उच्च न्यायालय होता है, और जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है। अब भारत का उच्चतम न्यायालय क्या है? हाई कोर्ट है। भारत का उच्च न्यायालय क्या है? उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट है। और जो जिला का होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। यदि देखिए यहां से हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम किसके पास जाएंगे? हाई कोर्ट। यदि हाई कोर्ट से हमें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्रम वाइज इसका सिलसिला बना रहता है, ठीक है। ये एकीकृत न्यायपालिका है, इसमें ऐसा नहीं है कि राज्य की शक्ति बांटी गई, जैसे यहाँ पे केंद्र की शक्ति राज्य की शक्ति बांटी गई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई शक्ति का प्रावधान नहीं है। बस ये कोर्ट वाइज की राज्य में जो होगा वो एक हाई कोर्ट होगा, और केंद्र के लिए सुप्रीम कोर्ट होगा, और जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, ठीक है। ऐसे कोर्ट वाइज बनाया गया है। और इतना चीजें आपको समझ में आ गया। अब एक बात आपको बता दें कि देखिए भारत में 2 सदस्य होते हैं। तो देखिए जैसे एक अस्थाई सदस्य होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। एक अस्थाई सदस्य होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। कार्यपालिका के 2 सदस्य होते हैं, अस्थाई और अस्थाई, ठीक है। अस्थाई और अस्थाई कार्यपालिका के कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो देखिए अस्थाई का मतलब होता है वो कार्यपालिका जैसे जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सचिव होते हैं, वो सब कैसा सदस्य होते हैं? ये 60 वर्ष के लिए होते हैं। ये सब क्या होते हैं? अस्थाई सदस्य होते हैं। और जो अस्थाई सदस्य होते हैं वो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, जैसे सांसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इन लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री का जो सचिव है वो अस्थाई है, परमानेंट है, ठीक है। और टेम्पररी जो होता है वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये देखिए इसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो देखिए ये जो कर्मचारी होते हैं, अस्थाई कर्मचारी, वो 60 वर्ष के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे आईएएस हो गया, आपका पीसीएस हो, आपका आईपीएस हो गया, ये सारे रैंकर्स जो भी हमारे नौकरशाही है वो किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? कार्यपालिका के। तो कार्यपालिका के भी 2 होते हैं अंग, जैसे अस्थाई और अस्थाई, ठीक है। इनको हटाया नहीं जा सकता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब हम लोग इतना बातें समझ लिए हैं, कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, ये चीजें हम लोग को समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, ठीक है। आप क्वेश्चन कैसे पूछता है? पूछेगा कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे कार्यपालिका के जो अंग होते हैं 2 अंग होते हैं, केंद्र और राज्य। केंद्र की कार्यपालिका के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए अब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को संविधान में इन तीनों का उल्लेख क्यों करना पड़ा? तो देखिए समाज के अंदर एक विविधता पैदा होती थी, एक तरीके से समाज के कल्याण के लिए निष्पक्ष न्याय नहीं मिलता था। तो लोग यदि इन दोनों को देखिए 50वां अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा 50 के अंतर्गत न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखा गया। अब क्यों अलग रखा गया? तो देखिए क्यों अलग रखा है, क्यों बहुत अपने आप में एक क्वेश्चन को कहा जाए तो मॉडरेट लेवल का बना देता। मैंने कहा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्यों पढ़ा, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देखिए क्यों लागू किया गया? क्योंकि यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो हमारे भारत का समाज है उनको निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा। कार्यपालिका, यदि कोई कार्यपालिका गलत कार्य करता है तो इसके खिलाफ हम कहीं जा ही नहीं सकते। यदि न्यायपालिका गलत कार्य करता है तो ये समाज में इस तरीके से न्याय नहीं मिल पाएगा, निष्पक्ष न्याय, क्योंकि इन दोनों अपने में क्या कर लेंगे? साठ गांठ करके अपना काम इधर का उधर कर देंगे। कानून बनाना रहेगा कोई, बनाकर कोई अपना पेश कर देंगे, जिससे समाज में अनेक नकारात्मक सोच पैदा होंगी, जिससे समाज में बहुत सारे घटनाएं घट सकती हैं, ठीक है। इसलिए क्या बनाया गया? न्यायपालिका और कार्यपालिका को अनुच्छेद 50 के अंतर्गत इन दोनों को अलग किया गया, ठीक है, ताकि इन दोनों का साठ गांठ न रहे। और इनका कार्य क्या होता है? विधायिका का किसी भी विधेयक बनाने का कार्य। तो देखिए कार्यपालिका की एक अपना शक्ति है, विधायिका की एक अपनी शक्ति है, और उस लोकसभा और राज्यसभा को कैसे अपने अपने स्तर पोजीशन पे प्रयोग करता है। तो आने वाले टॉपिक्स में हम लोग देखिए तो लोकतंत्र का निर्माण कैसे होता है। लोकतंत्र 3 चीजों से मिलकर बना है। लोकतंत्र में कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका का होना अनिवार्य है, क्योंकि इन तीनों से क्या होता है? एक तरीके से जो संविधान है, समाज की जो बैलेंस है वो बनी रहती है, ठीक है।
कि कार्यपालिका जो होगा यदि कोई ये गलत काम करता है तो इसके खिलाफ जाएंगे, यदि ये गलत करता है तो इसके खिलाफ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र 3 चीजों से मिलकर बना है। हम ऐसे समझ लेते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और क्या, न्यायपालिका। ये लोकतंत्र के 3 अंग हैं। और जो चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र को, मीडिया को, आप लोग जानते हैं कि हमारी भारत की मीडिया कहने लायक नहीं। तो लोकतंत्र 3 चीजों से मिलकर बना है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र। वैसे तो बहुत सारे लोग अपने अपने डिफिनेशन दिए हैं, अवार्ड्स, फिर इसके बाद अब्राहम लिंकन ने बाय पीपुल, ऑफ पीपुल, फॉर पीपुल। ठीक है, इस तरीके से, मगर हम लोग जानेंगे कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। हमारी जो मांग होती है कार्यपालिका से मांग होती है। ठीक है, हम लोग और तो न्यायपालिका से तो न्याय मांगते हैं, मगर कोई भी यदि हमें किसी चीज की योजना के अंतर्गत कोई योजना की मांग करना है तो हम लोग किसके पास जाते हैं, कार्यपालिका। और उसको बनाने का काम किसको होता है, विधायिका को, हमारे जो क्षेत्रीय सांसद होते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा राष्ट्रपति की शक्ति, उपराष्ट्रपति की शक्ति, प्रधानमंत्री की शक्ति, मंत्रिपरिषद की शक्ति, केंद्र की शक्ति, राज्य की शक्ति। तो देखिए केंद्र, विधायिका भी 2 स्तर पे कार्य करती है। अब देखिए विधायिका के एक पार्ट छूट गया था, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य सूची, इन दोनों को मिला दिया जाए तो समवर्ती सूची बनेगा। यदि समवर्ती, ठीक है, तो देखिए समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र राज्य, कोई भी कानून बना केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, इन दोनों यदि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किसी कानून को बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किसी कानून को या किसी विधेयक को पारित करेंगे तो उसे हम लोग किस सूची में रखेंगे, समवर्ती सूची। और उसका काम किसका होता है, लोकसभा का होता है। ठीक है, विधायिका का कार्य होता है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य किसी कानून को यदि दोनों मिलकर बनाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समवर्ती सूची कहते हैं। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक जो होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की शक्ति, राज्यसभा की शक्ति, लोकसभा की शक्ति। और आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इट्स माय चैलेंज। जब राष्ट्रपति की पावर लेकर आएंगे, प्रेसिडेंट पावर, वाइस प्रेसिडेंट पावर, प्राइम मिनिस्टर पावर, ठीक है, फिर इसके बाद लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों का लेकर आएंगे। तो जय हिंद, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब